students, and today we are going to discuss the D and F block elements important points जो कि आपको अगर याद रहेंगे कि आप जो है जेई मेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, तो नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को जनरली ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है डी ब्लॉक में। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे आर नॉट दी ट्रांजिशन मेटल्स, इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है कि इनके पास होना चाहिए पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एनी ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेकंड चीज जो है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो n-1 d ऑर्बिटल और ये जो ns ऑर्बिटल होता है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या तो 3d या 4s में आसानी किसी में भी जा सकते हैं। इसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और इनमें से जो आपको दो एक्सेप्शन है वो तो पता ही होंगे, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हर सीरीज तो याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3D सीरीज का हर एलिमेंट आपको याद होना चाहिए विद एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज स्टार्ट होता है स्कैंडियम से जिंक, 4D सीरीज होता है फ्रॉम येट्रियम टू कैडमियम, 5D सीरीज होता है फ्रॉम लैंथेनम टू मरकरी। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में इनका आप याद रखिएगा कि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, इनका मेलेबिलिटी अच्छा होता है, इनका डक्टिलिटी अच्छा होता है, और अगर हम बात करें तो इनका जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो भी काफी अच्छा होता है। इनका मेटालिक लक्ष्चर भी जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो चार मेटल है जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो रूम टेम्परेचर पे एक ही होता है। बाकी जितने भी मेटल है वो एक से ज्यादा क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकती है। जैसे स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का दो स्ट्रक्चर आपको रूम टेम्परेचर पे मिलता है, बीसीसी एंड एचसीपी, लेकिन इन चारों का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आपको रूम टेम्परेचर पे मिलता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर बाकी सब जो एलिमेंट्स है बेटा, बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो हार्ड है और लेस वोलाटाइल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज इनके पास n-1 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन यहां से आएगा कि हर सीरीज का मैक्सिमा, यानी हर सीरीज का कौन सा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा कि 3D सीरीज में वो क्रोमियम है, 4D सीरीज में बेटा वो मोलिब्डेनम है, और 5D सीरीज में जो है वो टंगस्टन है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डी ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होता है, और एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होने से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो ज्यादा होता है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में आपको क्या क्या याद रखना है। इनका जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वजह से ये अपने मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इनर्ट रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इसलिए कैटलिस्ट के रूप में इनको यूज किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछ दिया जाएगा कि 5D, 4D, 3D में क्या है करंट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, तो याद रखना 3D से 4D से 5D में जब जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होगा आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। क्यों बढ़ने वाला है? बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाओगे आप तो मेटल की जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इसलिए ट्रांजिशन जो हेवियर ट्रांजिशन मेटल है वो ज्यादा स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं, इसकी वजह से उनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4D, 5D सीरीज का जो साइज होता है दैट साइज इज वेरी सिमिलर, एटॉमिक रेडियस इज वेरी सिमिलर। इसका रीजन आप लोग जानते हैं, द रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड
f ऑर्बिटल्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जिरकॉनियम जो कि 4d सीरीज का एक एलिमेंट है और हॉस्मियम जो कि 5d सीरीज का एक एलिमेंट है, इसका जो साइज है दैट इज 160 पिकोमीटर और इसका जो साइज है दैट इज 159 पिकोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। सेम साइज होने की वजह से इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत हद तक सेम होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है डेंसिटी का ट्रेंड, जो कि एग्जाम में मेंस में डायरेक्टली पूछ सकता है। याद रखना है कि 3D सीरीज का जो डेंसिटी का ट्रेंड है वो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज छोटा होता गया है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है, तो डेंसिटी जो है जाहिर सी बात है स्कैंडियम से लेकर आपका कॉपर तक बढ़ता है, ठीक है। जिंक का फिर जाके जिंक पे घट जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, हाईएस्ट जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो वैनेडियम का है, हाईएस्ट वैनेडियम का है। और अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट जो है वो जिंक का है। तो जिंक का लोवेस्ट क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है। हाईएस्ट याद रखिएगा वैनेडियम, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है मेंस में। इसके बाद ये M और M2+ यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड दिया गया। इससे आप एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारा तो नहीं, कि टाइटेनियम जो है 3D सीरीज में जो है टाइटेनियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। टाइटेनियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एक क्वेश्चन आपका 3D सीरीज से पूछ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको याद होने चाहिए, जैसे स्कैंडियम का +3 है, टाइटेनियम का 2 3 4 है, और सबका मैंने स्टेबल भी सर्कल कर दिया है कि वैनेडियम का 2 3 4 5 जो भी सर्कल वाला है, ठीक है। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ये टेबल एनसीईआरटी से ही मैंने ली है। और यहाँ पे जो सर्कल वाला है वो उनका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अगर निकल की बात करते हैं तो 2 3 को मैंने सर्कल किया है, तो 2 3 उसका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतना ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास डी ब्लॉक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक खास बात यहाँ पे यह है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये यूनिटी से डिफर करता है, ठीक है। ये बहुत ही खास बात है जो कि ये साबित करता है कि इनका डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। बाकी एलिमेंट बाकी ग्रुप के आप देख लीजिए, वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा वो उनका जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, 2 या 2 से ज्यादा होगा। इसके बाद आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप में आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पढ़ा होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में क्या है कि जब 3D से 4D जाएंगे, 4D से 5D जाएंगे आप, तो हायर स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा एनसीईआरटी देता है क्रोमियम का। क्रोमियम बोलता है कि क्रोमियम का +6, क्रोमियम 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। टंगस्टन जो है वो 5D सीरीज है, मॉलिब्डेनम जो है वो 4D सीरीज है। तो बोला है कि टंगस्टन का +6 और मॉलिब्डेनम का +6 का स्टेबिलिटी वो क्रोमियम के +6 के स्टेबिलिटी से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 में होता है, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल नहीं है, तो ये नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन उसी तरफ अगर हम बात करें MO3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड, तो ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका +6 स्टेबल है। इसके बाद अगर बात करें कि आपको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है, मेटल्स में देखने को मिलता है, वो तब मिलेगा जब आपका जो लिगेंड होगा वो सिनर्जी इफेक्ट शो कर रहा होगा। कोऑर्डिनेशन में जब मैं रिवीजन कर रहा हूं सिनर्जी इफेक्ट आपको बताऊंगा। तो सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? तो सिनर्जी इफेक्ट वो लिगेंड शो करते हैं जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, उनको हम लोग सिनर्जिक लिगेंड्स बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट शो करने वाला लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप निकल कार्बोनिल, आयरन कार्बोनिल लेंगे तो वहां पे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा निकल कार्बोनिल और आयरन कार्बोनिल में वो 0 होता है, लोवेस्ट होता है। तो कहा गया है कि लिगेंड अगर आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया तो इन दैट केस जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स का वो लोवेस्ट आपको देखने को मिलेगा।